हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा। और आज की हमारी ऑनलाइन कक्षा का जो विषय है, आज हम कोणार्क नाटक के प्रधान जो पात्र है विशु का चरित्र चित्रण आज हम करेंगे। यहाँ पात्र आएगा, कोणार्क नाटक के प्रधान पात्र विशु का चरित्र चित्रण। तो विशु जो कोणार्क नाटक है वो जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया है और ये नाटक जो है वो उड़ीसा के एक ऐतिहासिक जो सूर्यदेव का मंदिर है उसके ऊपर आधारित है। तो उसमें विशु जो है एक विशाल शिल्पी है। तो उसने जो है उड़ीसा के उस भव्य मंदिर का निर्माण अपने 1200 सहयोगियों के साथ किया था। और जो वहाँ का राजा था नरसिंह देव, वो एक कला का पुजारी था, इसलिए उन्होंने जो है शिल्पी जो विशु था सूर्यदेव का निर्माण करने में उसको ये कार्यभार सौंपा गया था। तो उसके जो विशु है उसके आज हम चरित्र चित्रण के बारे में पढ़ेंगे। तो विशु कोणार्क का सबसे अधिक प्रभावशाली पात्र है। यह नायक है तथा नायकोचित गरिमा से युक्त है। विशु का व्यक्तित्व अत्यंत रमणीय है। रूप रंग, नयन नक्श, रोब और हाव भाव से उसके व्यक्तित्व की जो छवि अपने मन में जगती है वह एक गौरवपूर्ण, लंबे, शरहरे, धीर ललित, सुंदर कलायंत की छवि प्रस्तुत करता है। मतलब जो प्रधान शिल्पी विशु है वो इस नाटक का जो नायक है और उसमें वो सभी गुण हैं जो एक नायक में होने चाहिए। वह गौरवपूर्ण है, लंबे शरहरे कद का मालिक है, धीर ललित नायक के सभी गुण उसमें हैं। वह उत्कल नरेश नरसिंह देव का प्रधान राजशिल्पी है। वह संपूर्ण राज्य का वास्तु शिरोमणि है। राज्य की ओर से उसे अनेक अधिकार भी प्राप्त हैं। अपनी कला के प्रति वह पूरी तरह समर्पित है। उसके बाद आगे उसके जो चरित्र की विशेषताएं हैं वो हम करेंगे। विशु के चरित्र की पहली विशेषता है देशभगत एवं राजभगत। देशभगत एवं जो है यहाँ पे आएगा राजभक्त। देशभगत एवं राजभक्त। उसके चरित्र की जो पहली विशेषता है देशभगत एवं राजभक्त। तो विशु में अपने स्वामी नरसिंह देव के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव विद्यमान है। ये वो जो उत्कल नरेश है, नरसिंह देव वहाँ का राजा है। तो जो विशु है अपने राजा नरसिंह देव के प्रति जो है पूर्ण रूप से पूर्ण समर्पण है उसके प्रति। एक धीर, गंभीर, सनातन, भद्र एवं कलाकार होने के अतिरिक्त उसमें अपनी भूमि के प्रति अतुलनीय लगाव है। कि जो विशु है उसे अपने देश की मिट्टी, अपनी देश की भूमि के प्रति अतुलनीय लगाव है। वह राज चालुक्य के षड्यंत्र को अपनी सतर्क दृष्टि से परखता है, समझता बूझता है।
कलावंत होने पर भी वह षड्यंत्रों का प्रतिकार करता है। नाटककार ने उसके व्यक्तित्व के कोमल पक्षों को ही अधिक उभारा है। तो देशभक्त एवं राजभक्त है कि उसका अपने राजा के प्रति जो समर्पण की भावना है वो देखी जा सकती है, पूरी तरह समर्पित है। और अब उसे अपने देश के प्रति, देश की भूमि के प्रति लगाव है। और राजभक्त का अर्थ है कि जो वहाँ का राज चालुक्य है वो किस तरह षड्यंत्र रचता है और उसका भी वो बारीकी से ध्यान रखता है, उसके षड्यंत्र को सतर्क दृष्टि से परखता है। कलावंत होने पर वह षड्यंत्रों का प्रतिकार करता है। तो इस प्रकार विशु के चरित्र की पहली विशेषता है देशभक्त एवं राजभक्त। उसके बाद विशु के चरित्र की जो दूसरी विशेषता है वो है निष्ठावान, परिश्रमी, एकाग्रचित्त, कर्मठ मूर्तिकार एवं वास्तु विशारद। ये सारी विशेषताएं विशु के चरित्र में कोणार्क नाटक में हम देख सकते हैं। तो आत्म त्याग, अनुराग पूर्ण, साधना में एवं श्रम पूर्ण जीवन यापन विशु की मुख्य मनोवृत्ति है। विशु तत्परता पूर्ण श्रम का जीवन जीता है। प्रेम के क्षेत्र में कतिपय व्यक्तिगत दुर्बलताओं और संभावित जातीय एवं सामाजिक प्रताड़नाओं से भयभीत होकर पलायन करके विश्वासघाती हो जाने के कारण उसकी संवेदना कहीं न कहीं बराबर उसे धिक्कारती रहती है, उसके मन को कचोटती रहती है। उसे बराबर यही अनुभूति होती है कि उसने अपनी प्रिया के साथ विश्वासघात किया है, शबर कन्या को प्रवंचित किया है। इसी अनुभूति के कारण उसे आत्म शांति नहीं मिलती। वह अपने को कला में डुबो देना चाहता है। उसका संपूर्ण प्रयास कलात्मक आत्मशोधन एवं आत्मोन्नयन के लिए क्रियाशील हो उठता है। उसकी चित्तवृत्तियों में एक तपोनिष्ठ कला साधक की गरिमा है और उसका मन उत्तरोत्तर ऊर्ध्वगामी होता हुआ कला साधना के समर्पण पर जा पहुंचता है। वह राज्य का सर्वोच्च कला साधक बन जाता है। राज्य की ओर से उसकी कला का सम्मान होता है और पुरस्कार स्वरूप वह महाशिल्पी का अधिकार पूर्ण पद और गौरव प्राप्त करता है। वह अनन्य प्रेमी है। प्रेम के क्षेत्र में यद्यपि लोकापवाद एवं लोक भय के से संत्रस्त होकर वह अपनी प्रिया शबर कन्या सारिका को गर्भावस्था में नितांत निसहाय छोड़कर भाग खड़ा हुआ था, तथापि उसने कभी भी अन्य किसी दूसरी नारी पर दृष्टि नहीं डाली। उसके बाद एक और जहाँ वह भयंकर आत्मग्लानि, पाप बोध और अपराधी की मानसिक यंत्रणा भोगता रहा, वहीं उसका प्रेम एकनिष्ठ और एकांतिक कला साधना का कारण बन गया। उसकी प्रिया नाना रूप धारण करके उसकी कला में, उसकी प्रस्तर पुतलिकाओं में मूर्त हो उठी। उसे हर प्रस्तर खंड में अपनी प्रिया की ही पवित्र पुनीत प्रतिछवि का आभास होने लगा। इससे उसके व्यक्तित्व की एक निष्ठ प्रेम साधना की प्रवृत्ति का हमें पता चलता है कि वह निष्ठावान, परिश्रमी, एकाग्रचित्त, कर्मठ मूर्तिकार और वास्तु विशारद के रूप में जो है हमें इस नाटक में विशु के जो है हमें उसके चरित्र के दर्शन होते हैं। उसके बाद तीसरी विशेषता है कायर प्रेमी।
कायर प्रेमी इसलिए है क्योंकि वो एक शबर जाति की कन्या सारिका से जो है प्रेम करता है। विशु ब्राह्मण जाति का था और उसका नाम श्रीधर था। श्रीधर के संसर्ग से शबर कन्या सारिका गर्भवती हो गई, तो अपयश के भय से वह उसको छोड़कर भाग आया। उसने कलिंग में आकर अपना नाम तक बदल लिया। वह श्रीधर से विशु बन गया, जिससे उसे कोई पहचान न सके, कि मतलब उसका पहले जो मूल नाम था वो श्रीधर था। और वह श्रीधर से विशु बन गया, जिससे उसे कोई पहचान न सके। अगर वह सच्चा प्रेमी होता तो जाति और समाज के विरोध की चिंता न करके अपनी प्रेयसी को पत्नी का स्तर प्रदान करता, उसकी पूर्ण रूप से रक्षा करता। श्रीधर अथवा विशु ने अपनी प्रेयसी शबर कन्या सारिका को समाज का अपयश और ताड़ना सहने के लिए अकेली छोड़ दिया। उसके पुत्र को अनाम और अपरिचित पिता का पुत्र होने का अभिशाप भोगना पड़ा। कोणार्क नाटक में विशु ने यह इन शब्दों में स्वीकार किया है। सौम्य, बहुत भव्य बन पड़ी है मेरी प्रतिमा, अद्भुत है तुम्हारा कौशल, लेकिन कहाँ मेरा यह सीधा साधा कंठहार और कहाँ उस मूर्ति के कंठहार के बीच में कंकन खुदी कामदेव की मनोहर छवि। विशु, यह कंकन हाथी दांत के एक कंकन की नकल है। सौम्य, देखूं कैसा कंकन है वह। विशु, वह कंकन तो किसी हतभाग्य सूर्य देव ने किसी सम्मोहित कुंती को दिया था 17 वर्ष पहले। सौम्य, आश्चर्य से विशु, हाँ सोमू, विभोर सा वह मन की कली थी। जंगल शबर जाति की कन्या, चट्टान को फोड़कर बहने वाले निर्द्वंद निष्कुल्श जलधारा। सौम्य, शबर कन्या। विशु, उसका नाम था सारिका। हमारे नगर में हाट के दिन अपने गांव वालों के साथ जंगली शाल जड़ियां बेचने आती। सौम्या, और नगर की ऊंची अटारी का वासी सूर्य उस वन कलिका पर मुग्ध हो गया। विशु, जैसे स्वर और ताल एक दूसरे पर रिश्ते हैं, वह मंद भरे पावस सी उन्मुख थी, पुष्पावता कामनी तरुसी संपन्न। तो इस प्रकार इस नाटक में विशु जो है एक कायर प्रेमी के रूप में जो है हमें देखने को मिलता है, क्योंकि वो शबर कन्या को जो है सारिका जो है उसे अकेला छोड़कर गर्भवती कर उसे अकेला छोड़कर जो है भाग आता है। अपयश के कारण, लोग मर्यादा के डर के कारण, हो सकता तो वो उसे अपने साथ लेकर आता, उसे अगर शादी भी कर सकता था, तो लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। तो इसलिए जो है इस नाटक में एक कायर प्रेमी के रूप में जो है वो चित्रित हुआ है। उसके चरित्र की अगली विशेषता है मर्यादा तथा लोक व्यवहार व राजन्य आचरण संहिता के प्रति जागरूक। मर्यादा तथा लोक व्यवहार व राजन्य आचरण संहिता के प्रति जागरूक, ये भी उसके चरित्र की अगली विशेषता है। कि विशु के व्यक्तित्व का एक अन्य आकर्षक गुण है उसकी व्यवहारिकता। उसमें राज दरबार के आचरणों, नियमों आदि के प्रति पूरी तरह सजग है। कर्तव्य निष्ठा का भाव विद्यमान है कि राज दरबार के जो आचरण हैं, जो नियम कायदे कानून हैं, उसके प्रति वो पूरी तरह सजग है। और अब कर्तव्य निष्ठा का भाव भी उसमें विद्यमान है। वह कहीं भी कभी भी अभद्र नहीं होता, हमेशा भद्र भाव
उसके चरित्र में देखने को मिलता है। वह दरबार की मान्यताओं को समझता बूझता है, वह अपनी सीमाएं भी जानता है। यह देखते हुए भी कि राज दरबार का अत्यंत प्रभावशाली सामंत वर्ग उसके प्रति एवं उसके वर्ग के प्रति अन्यायपूर्ण व्यवहार कर रहा है, वह विरोध प्रकट करते हुए भी अभद्र नहीं होता। बड़ी शालीनता के साथ सामंतशाही को आचरण संहिता का ध्यान रखते हुए वह अपनी बात कहता है। एक उदाहरण दृष्टव्य है। दूर से उच्च स्वर में प्रतिहारी बोलता है, सावधान सावधान, श्री महामात्य महादंडपाशिक राजराज चालुक्य पधारते हैं, सावधान। सौम्य, महादंडपाशिक, सुना तुमने, विशु खिड़की से झांकता है। विशु, ऐसी जल्दी में महामात्य का हम यथोचित स्वागत कैसे कर सकते हैं। राजीव, अंदर से वेत्रासन तो ले आओ। राजीव बाईं तरफ जाता है और एक वेत्रासन लेकर लौटता है। युवक, तनिक इस तोशक और चादर को भली भांति रख दो। धर्मपद चौकी के तोशक आदि को ठीक करता है। सौम्य, महामात्य प्राचीर के अंदर आ गए। यहाँ विशु की जागरूकता का परिचय मिलता है। पुराने समय में राजन्य आचरण संहिता आज के प्रोटोकॉल का बड़ा ध्यान रखा जाता था। तो जो इस विशेषता है कि मर्यादा तथा लोक व्यवहार और राजन्य आचरण संहिता के प्रति जो है विशु वो जागरूक है। उसके चरित्र की अगली विशेषता है लोक कल्याण एवं लोक अभ्युदय की भावना। कि विशु सवय एवं शुद्धर आत्मलाभ की भावना से नितांत अछूता है। स्वार्थ की जो विशु है, लोक कल्याण एवं लोक अभ्युदय की भावना की जो विशु है उसके चरित्र में स्वार्थ है, शुद्धर की जो भावना है, आत्मभाव जो होते हैं स्वार्थ के, उसका नितांत अभाव है। नितांत उसका जो चरित्र है वो अछूता है। वह तुच्छ स्वार्थपरता से ऊपर उठ चुका है। अपने कला साधक साथियों के प्रति उसके मन में असीम श्रद्धा एवं सहायता का भाव विद्यमान है। राजा नरसिंह देव से वह अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगता। जब भी कुछ पाने का समय आता है वह यही मांगता है कि उसके वर्ग को राज्य की ओर से कतिपय सुख सुविधाएं मिल सकें, जिसमें शिल्पी समुदाय एवं सम्मानजनक जीवन जीने के योग्य बन सके। वह लोक अभ्युदय की भावना से पूर्णतः व्याप्त है। मतलब जो उसमें लोक कल्याण की भावना उसके चरित्र में हमें देखने को मिलती है कि उसका जो जीवन है वो लोक कल्याण और लोक अभ्युदय, मतलब वो जो एक प्रधान शिल्पी है, तो जब भी राजा उसे कुछ मांगने के लिए कहते हैं तो वो अपने लिए नहीं बल्कि अपने वर्ग के जो दूसरे कारीगर हैं, जो शिल्पी हैं, हमेशा उनके सुख सुविधाओं के बारे में ही सोचता है, ताकि वो जो उसके वर्ग के दूसरे शिल्पी हैं, चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, वो एक सम्मानजनक जीवन जीने के योग्य बन सके। वह लोक अभ्युदय की भावना से पूर्णतः व्याप्त है। उसके बाद उसके चरित्र की जो अगली विशेषता है अदम्य पितृभाव एवं कर्तव्य बोध। कि विशु एक कलाकार होने के साथ साथ किसी का पिता भी है। पिता कैसे कि जब वो शबर कन्या से संसर्ग करता है, जिससे वो गर्भवती हो जाती है, लेकिन वो उसे छोड़कर भाग आता है। उसके बाद शबर कन्या को एक धर्मपद नाम का एक पुत्र होता है। यद्यपि शुरू में वह इस बात से पूरी तरह अनभिज्ञ रहता है, फिर भी वह जब धर्मपद को अपने समीप पाता है स्वाभाविक रूप से खून का रिश्ता जोर मारता है। उसकी छठी इंद्रियां ऐसा अनुभव कराती हैं कि कुछ रहस्य है। मतलब जो धर्मपद है वो भी एक महान शिल्पी के रूप में आता है
राजा के दरबार में। जब राजा जो इसका विशु है, जब वो मतलब जो सूर्य देव का मंदिर का निर्माण करते हुए समय मूर्तियों को खड़ा करने में असमर्थ पाता है, तो उस समय जो प्रधान जो धर्मपद है वो वहाँ पर आता है, और धर्मपद जो है अपने ज्ञान कौशल विवेक के साथ मूर्तियों को स्थापित करता है, भव्य मंदिर का निर्माण करता है। लेकिन उसे विशु को पहले पहले पता नहीं चलता कि ये वही धर्मपद है, उसका पुत्र है, और सारिका ने जिसे जन्म दिया है। लेकिन जब जब वो उसके नज़दीक आता है तो उसे कुछ रहस्य का महसूस होता है, खून का रिश्ता जोर मारता है। वह धर्मपद के प्रति अपनी शिराओं में एक विचित्र खिंचाव अनुभव करता है। नाटक के आरंभ से अंत तक धर्मपद के प्रति उसका लगाव उत्तरोत्तर बढ़ता गया है। अंत में यह रहस्योद्घाटन हो जाने पर कि वही धर्मपद का पिता है, उसकी करुणा विगलित हो दशा देखते ही बनती है। जब धर्मपद मंदिर की रक्षा करते हुए राजद्रोही राजराज चालुक्य की सेना द्वारा बुरी तरह घायल हो जाता है, तब विशु का अंतर्मन चित्कार कर उठता है। वह अपने पुत्र की आहत दशा देख नहीं पाता और पागल सा हो जाता है। उस समय रसनाधर्मी विशु को नकारात्मक शक्तियाँ जाग उठती हैं। जिस विशु ने जीवन भर केवल लालित्यपूर्ण निर्माण करना ही जाना था, वही विशु पुत्र शोक से विह्वल होकर विध्वंसक और महानाश के लिए तत्पर हो जाता है। वह मंदिर के गर्भगृह में घुसकर सब कुछ ध्वस्त कर देता है और स्वयं भी मंदिर के विशाल प्रस्थ खंडों के बीच महासमाधि ले लेता है। अपने पुत्र के प्रति असीम वात्सल्य तथा अन्य शिल्पी बंधुओं के प्रति गहरा लगाव उसके व्यक्तित्व का गरिमामय अंश है। वस्तुतः नाटक का नायक विशु लगभग समस्त मानवीय संवेदनाओं एवं चारित्रिक गुणों से संपन्न है। तो इस प्रकार जो है उसमें जो एक पिता के अपने बच्चे के प्रति जो भाव होते हैं, जो उसका कर्तव्य बोध होता है, वो भी हमें देखने को मिलता है। एक विशेषता और है उसके चरित्र की कि प्रेम के प्रति समर्पित। 7वां पॉइंट है कि प्रेम के प्रति समर्पित। प्रेम के प्रति जो समर्पित, ये इसकी विशेषता है कि विशु परिवार और समाज के भय से चाहे वह अपने स्थान से भाग आया हो, पर वह अपनी प्रेयसी शबरकन्या शारिका को भूला नहीं था। लंबे वियोग ने विशु को यह कहने का साहस दे दिया था कि वह सौम्यश्री से शबरकन्या से अपना प्रेम और शारीरिक संबंध स्वीकार कर सके। विशु कोणार्क मंदिर का प्रधान शिल्पी बनकर भी शबरकन्या सारिका को नहीं भूल सका। विशु ने सारिका को हाथी के दांत का जो कंकन भेंट किया था, उसे भी विशु नहीं भूला था। यही कारण है कि उसने सौम्यश्री की जो मूर्ति बनाई, उसके कंठहार में कंकन की उसी आकृति को बना दिया। इतने समय अर्थात 18 वर्ष तक प्रेयसी को समर्पित किए गए कंकन और उस पर खुदी कामदेव की मूर्ति का स्मरण रखना प्रेम और स्मृति के कारण ही हो सकता है। वियोग की ज्वाला में तपकर विशु का कायर प्रेम लोह से स्वर्ण बन गया था। सारिका अब नहीं है, यह जानकर भी विशु को गहरा आघात लगा। उसे शबरकन्या के पुत्र धर्मपद को अपना पुत्र स्वीकार किया, जो अविवाहिता के पुत्र का लांछन लिए था। इससे कायर प्रेमी का अपवाद ओढ़ने वाले विशु ने अंत में सशक्त और साहसी प्रेमी का रूप धारण कर लिया। विशु ने भूल सुधार कर लिया। तो इस प्रकार जो है हम कोणार्क नाटक के जो प्रधान पात्र हैं विशु, उसके चरित्र के बारे में आज हमने विस्तार पूर्वक पढ़ा कि जो विशु है वो एक प्रधान शिल्पी है, देशभक्त है, राजभक्त है,
परिश्रमी है, एकाग्रचित, कर्मठ मूर्तिकार है, लेकिन थोड़ा सी उसकी कहीं हमें कुछ कमी नज़र आती है तो वे कायर प्रेमी के नज़र आते हैं, क्योंकि वो छोड़कर सबर कन्या जो सारिका है उसे छोड़कर आ जाते हैं। लेकिन बाद में जब उसके प्रति उसका समर्पण भाव हमें देखने को मिलता है तो ये भूल भी वो स्वीकार कर लेते हैं। उसके बाद मर्यादा एवं लोक व्यवहार के प्रति मर्यादा का भाव है, उसमें लोक व्यवहार अच्छी तरह जानते हैं। राजन्य आचरण संहिता जो राजनीति व राजा के जो आचरण में कैसा व्यवहार करना चाहिए वो भी वो अच्छी प्रकार से उसके प्रति जागरूक हैं। लोक कल्याण लोक अभ्युदय की भावना है कि उसमें जो लोक कल्याण की भावना है कि विष्णु ने हमेशा ही अपने वर्ग के जो दूसरे शिल्पी हैं उनके लिए सोचा है, कभी भी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। वो हमेशा राजा से उनकी सुख सुविधाएं मांगते रहे हैं ताकि वो एक सम्मानजनक जीवन जी सकें। अदम्य पितृभाव कर्तव्य वो, और धर्मपद पता चलता है कि धर्मपद उसका पुत्र है, तो उसके प्रति जो है उसका जो कर्तव्य बनता है, जब लास्ट में जब धर्मपद को घायल होते हुए देखते हैं तो उसमें एक साहस आ जाता है, तो वो जो है मंदिर के प्रस्तरों को गिराकर जो विरोधी सेना है उसे मार देता है और सब मंदिर का विनाश भी कर देता है, और सब जो है उस प्रस्तरों में जो है आत्म समाधि ले लेता है। तो इस प्रकार कोणार्क नाटक के जो पात्र है विषु, उसके चरित्र की हमें जो है विशेषताएं आज हमने करी थी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे अच्छे से याद करना। धन्यवाद।